हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री 12th क्लास एनसीईआरटी। तो हम चैप्टर 1 जो ठोस अवस्था है उसे हम बहुत ही जो भी उसमें टॉपिक है सभी टॉपिकों को हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है ठोस अवस्था किसे कहते हैं और इसके लक्षण भी लिखिए। तो ठोस अवस्था के बारे में आपको मतलब बताना पड़ेगा उसमें कि अतः पदार्थ की वह अवस्था इसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु और आयन अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। और इसके लक्षणों को भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। दूसरा, पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं। नंबर 3, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना लेते हैं। नंबर 4, गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इसके क्या है, लक्षण हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि ठोस के जो दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, उनमें मतलब वो होते क्या है। तो ये आप समझेंगे इसमें कि वे पदार्थ जिनके अवयवी कण, अणु, आयन में परमाणु की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में स्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हीरा है और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये सभी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में हम देखेंगे कि वे ठोस जिनका निश्चित मतलब जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, मतलब जिनकी व्यवस्था ज्यामितीय नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। इसका एग्जाम्पल जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़। क्योंकि रबड़ का कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता, आप कह सकते हैं कि मतलब रबड़, कांच और प्लास्टिक क्या है, अक्रिस्टलीय है। अब इसमें अंतरों को हम देखेंगे। अंतर इसके ज़्यादा नहीं, एग्जाम में 4 अंतर आप लिख कर आते हैं तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंतर काफ़ी हैं। आगे आयनिक ठोस हैं, तो ये ठोसों के ही मतलब बारे में बताए गए हैं कि आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा आयनिक ठोस के बारे में। और इसके बाद में हम देखेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो संयोजक ठोस वे अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक आबंधों द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अर्थात वह ठोस जिनके मध्य सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है, उन्हें हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट। आगे हम देखेंगे और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेफाइट है, ये भी सहसंयोजक ठोस है। आगे आयनिक ठोस के बारे में और आणविक ठोस और धात्विक ठोस ये आप पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे प्रकार से नोट्स बनाए गए हैं। आगे क्रिस्टल जालक के बारे में बताया गया है। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों बीमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। चित्र आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये है, या आप बना ही सकते हैं घनों के रूप में। तो ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। आगे हम देखेंगे एकाकोष्ठिका या इकाई सेल किसे कहते हैं। तो जालक का वह छोटे से छोटा भाग, यानी आप कह सकते हैं कि जालक का वह छोटे से छोटा भाग उससे संपूर्ण जालक का निर्माण हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, इकाई सेल अर्थात एकाकोष्ठिका। मतलब इसका आप देख सकते हैं, मतलब इसमें कि इसका छोटे से छोटा भाग, ये इस छोटे से भाग को हम क्या कहेंगे, इकाई सेल बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे संकुलन क्षमता क्या, हाँ मतलब संकुलन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में बताया गया। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट के फ्रैगल दोषों के बारे में अंतर है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये आपको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इसे याद करने की आवश्यकता है आपको। आगे आप देखेंगे इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे आपसे वो मतलब कि एकक सेल में परमाणुओं की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, या
आपसे वो इकाई सेल में यानी एक जो भी है सोडियम धातु घनाकार जारक के रूप में वो घनत्व भी आपसे पूछ सकता है। तो चाहे तो घनत्व आपसे पूछे या एकक सेल में परमाणुओं की संख्या पूछे, ऐसी दोनों ही स्थिति में जो आपका फॉर्मूला जो आएगा, फॉर्मूला आपका वही आएगा। डी बराबर बोल सकते हैं आप, डी बराबर जेड मल्टीप्लाई एम अपॉन ए की पावर 3 मल्टीप्लाई एन ए, जहाँ एन ए क्या है, आवागाद्रो संख्या। ए जो होगा वो इकाई सेल, मतलब जो एक कोर है, कोर की लंबाई ए होगा, कोर की लंबाई ए है, एन ए आवागाद्रो संख्या हो गई, एम जो हो गया भार हो गया परमाणु का, और डी क्या होता है, घनत्व होता है। आप डी से भी शो कर सकते हैं या फिर आप ऐप से भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। तो आगे जब आप इसका मान रख के सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आपका होने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। आगे सेकंड सम्स आपको दिया है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसके कोरों की लंबाई, ये आपको दिया है ए का मान, जो कोरों की लंबाई जो होती है वो होती है ए, और एफसीसी जालक में जो होता है जेड का मान हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, और बीसीसी जालक में जेड का मान कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। बीसीसी जालक में कितना आएगा, 2 आएगा, और एफसीसी जालक में कितना आएगा, 4 आएगा। एफसीसी में 4 आएगा, बीसीसी में 2 आएगा, जेड का मान, जेड, ठीक। आगे जो लंबाई जो दी है कोर की लंबाई, वो आपको दिया है ए का मान, कोर की लंबाई को ए कहते हैं, और आपको घनत्व दिया है 10.5 GM प्रति सेमी की घात -3, ठीक है। और ठीक आपको क्या निकालना है, चांदी का द्रव्यमान आपको निकालना है, अर्थात आपको एम का मान फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने है गई, इसमें आपने इस फॉर्मूले में जो भी आपको मान दिए गए हैं सारे मान हमने पुट किए हैं, और फिर पुट करने के बाद में सॉल्यूशन हमने किया है। सॉल्यूशन के बाद में जो जो इसका आंसर है वो आ चुका है 10.659217 इंटू 10 की पावर -1 GM अपॉन मोल। तो ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे चांदी का घनीय शवरत संकुलन एफसीसी जालक बनाती है, अर्थात अब इसमें क्या एफसीसी जालक आ चुका है, तो आप देखकर समझ जाएगा कि इसमें जेड का मान कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, क्योंकि एफसीसी जालक में कितना होता है, 4 होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे इसमें जो भी मान दिए हैं सारे मानों को हम लिखेंगे, और इस सवालों को आपको खुद अपने अपने आप से करना है ताकि आपसे सम्स आ सके, और हो सकता है कि इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आए बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में। तो आपको सभी टॉपिकों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही समझदारी के साथ में लर्न करना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कुछ भी आए तो आप उसमें छोड़ के ना हो। बाकी एक क्वेश्चन आप और देखेंगे इसमें एंड में कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप छोड़ के ना हो। और भी बहुत सारे जो भी टॉपिक आपको मतलब समझाए गए हैं, आपको सभी को पढ़ना है बहुत अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर वो आ जाएँ तो आप छोड़ के ना आएँ। और ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं यूपी बोर्ड की को देखते हुए, सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से मतलब ये तैयार किया गया है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।